नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। एपीपीएससी पेपर लीक मामले में आवेदकों ने मंगलवार को राज्य सरकार और आयोग के खिलाफ आईजी पार्क से एपीपीएससी हेड ऑफिस तक जुलूस निकाला। इस दौरान नाराज आवेदकों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आवेदकों की मांग है कि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर लीगू ताचो और आयोग के सदस्य मामंग दाई को पद से हटाया जाए। साथ ही एपीपीएससी की परीक्षा दोबारा करवाई जाए। सलाहकार समिति के अध्यक्ष इसराइल पेरमे ने बताया कि आवेदकों ने राज्य सरकार द्वारा मार्च में परीक्षा आयोजित करवाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आवेदकों का कहना है कि इतनी कम अवधि में परीक्षा की तैयारी करना संभव नहीं है। पेरमे ने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की धमकी भी दी है। बता दें कि इससे पहले कमीशन के सेक्रेटरी अशोल कुमार ने आवेदकों की सलाहकार समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कहा था कि वो मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं प्रदेश में बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी जरपुम गामली ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं जर्नलिस्ट जरूर हूँ, फिर भी जहाँ तक ये मूवमेंट का सवाल है, यहाँ मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया हूँ। ये मैंने पहला दिन ही क्लियरली कह दिया था कि मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हूँ, एक कंसर्न सिटीजन के तौर पे आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो लड़कों का जो डिमांड है, बच्चों का जो डिमांड है, वो बहुत ही जेन्युइन है। क्योंकि ये देखिए, एक जब अरुणाचल में हम बात करते हैं तो करप्शन एक नंबर 1 इशू हमेशा से आया है, और उसमें हमेशा ये भी बात उठा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है सबसे करप्ट है। तो जब आज एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट इस बात को लेकर कंसर्न है कि हमें एक करप्ट फ्री सिस्टम चाहिए और एक मैकेनिज्म रहना चाहिए उसको टैकल करने के लिए, तो इससे ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट, एक युवा वर्ग का जो कमिटमेंट जो आया पब्लिक स्पेस पे, इससे ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और हिस्सा ले रहा हूँ, नंबर 1। और नंबर 2, आप इस इशू को अगर आप ध्यान से देखिए तो इनमें 2 डिमांड है। एक है शॉर्ट टर्म, जो इनका एग्जामिनेशन को लेके, जिस पे आपने अभी सवाल किया है कि इसका डेट को लेके या इसका पूरे पेपर्स को लेके है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म डिमांड है, जो उनका है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक रिफॉर्म आना चाहिए, जो आज नहीं आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ जारपुम गामलिन जी, जिनका कहना था कि वाकई में जो बच्चों का जो फ्यूचर का सवाल है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एस्पायरेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी टफ फाइट लड़ी है, अभी तक हंगर स्ट्राइक भी किया है, और उनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन है। अंदर फ़िलहाल अभी मीटिंग चल रही है और उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा वो थोड़ी देर में आगे पता चल ही जाएगा। कैमरामैन सुरेश कुमार सिंह के साथ अभिनव वर्मा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा में सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बीजेपी ने वामपंथी सरकार की विचारधारा को देशद्रोही बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष सुनील देवधर ने कहा कि लेफ्ट की सरकार भारत से ज्यादा चीन की हितैषी है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुबल भौमिक भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सोमवार को रविंद्र सेंचुरी हॉल में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील देवधर ने वामपंथी सरकार की विचारधारा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लेफ्ट सरकार की विचारधारा को देशद्रोही बताते हुए कहा कि वह भारत से ज्यादा चीन को पसंद करती है। कम्युनिस्ट विचारधारा में देशभक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं सुनील ने मणिक सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो गरीबों और किसानों के बल पर ही सत्ता में आए थे, लेकिन अब वो उन्हें ही भूल गए हैं। इस अवसर पर बीजेपी ने खुद को मजबूत करते हुए कांग्रेस नेता सुबल भौमिक को पार्टी में शामिल किया। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर वार्ड नंबर 16 के लोगों ने प्रीपेड बिजली मीटर परियोजना का बहिष्कार करने का फैसला किया है। मंगलवार को ईटानगर के वार्ड नंबर 16 में प्रशासन के द्वारा एक जनरल मीटिंग बुलाई गई थी, जहां बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ने मीटर की नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नई प्रणाली के खिलाफ हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों के मुताबिक प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में विकसित नहीं है और इससे गरीबों पर भार बढ़ेगा। वहीं उन्होंने इस प्रणाली का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर लोवा तांगंग का कहना है कि जागरूकता की कमी की वजह से लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हमारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को मैं नहीं बोलूँगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को मैं बोलूँगा। हमने ये जो आज जो इतना ये नया चीज़ कहाँ से निकाला है, दिल्ली सिटी में, बड़ा बड़ा सिटी में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, ये गुवाहाटी तक
असम तक ये सब चीज़ जो नहीं चल रहा है, उधर ये सब चीज़ को उधर चलने देना था। उधर जब मना किया तो हमारा अरुणाचल ये एक बस्ती है ईटानगर, जब एक बस्ती में ये सब चीज़ को आप लोग ये क्यों ये सब इम्पोज कर रहे हैं? ये हमको नहीं चाहिए। यह कारण यहाँ से प्रोडक्ट है और वहाँ से कम आगे आपको दिल्ली में ये सबको करो, पीरीपेट को मुंबई में करो, कलकत्ता में करो, हर गुवाहाटी से असम में भी करके लेके आओ तो हम, क्योंकि हमारे ईटानगर में हम लोग करने देगा इसको। अगर यहाँ में छोटा सा बस्ती ईटानगर जो छोटा सा इसका कोई गिनता नहीं। हम लोग दिल्ली में जाए ईटानगर खा में पूछता है, ईटानगर खा में पूछता है। जब नए आदमी जब दिल्ली बम्बई तक गुवाहाटी तक ईटानगर कोई नहीं जानता है, ये एक बस्ती है, इसको नहीं जानने जगह में ये सब टेक्नोलॉजी को क्यों लाना चाहिए? हमारा गवर्नमेंट को ये इम्पोज है, हमारा जो यहाँ में जो चीज़ लाने वाला को वो सब हम लोग का पब्लिक नहीं मानेगा। खाल को कुछ होगा। हमारा यहाँ में छोटा गरीब लोग है, घर में टीवी देखता है, प्रेस खुलता है, अभी टीवी भी बंद करना पड़ेगा, ऐसे सब आएगा, प्रेस भी बंद करना पड़ेगा। और हम लोग कभी ये क्या बोलते हैं कि जो खाना क्या से पकाएगा खाएगा, बाहर में हम लोग ऐसे होना से एक बोल जलाएगा, बाहर में निकालेगा, बाथरूम में जाएगा, बाथरूम में लाइट नहीं खुलेगा, उसमें कोई चूत पंचेगा, कोई भी एक्सीडेंट होगा। एक घर ये छोटा ये एक रूम को खुले, एक रूम को नहीं खुलेगा, एक रूम को बंद करेगा, उसी जगह में कोई आके चोरी होगा, कुछ बदनाम होगा, कोई बदमाशी होगा, लड़की कोई हम बरामदार में कुछ ऐसा होगा। कौन इसको रिस्क लेगा? गवर्नमेंट आप रिस्क लेगा क्या? अगर आप वो रिस्क लेना चाहता है तो वो सबको आप लोग कर सकता है। अगर उसको रिस्क लेने नहीं चाहता है तो मत कीजिए ये सब चीज़ को। काल को हमको ये सब चीज़ को नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाने जा रहे हो, आपके घर में लग चुका है या फिर अभी लगने वाला है, आप क्या कहें? और आप इसको अगर अभी तक नहीं लगाया है तो आप उसको लगाना चाहेंगे क्या? नहीं लगाएगा। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? ओ पहले जैसे ऐसे रहेगा, अभी क्या किस कारण से लगाएगा उसको मालूम होना जरूरी है। हम लोग डिपार्टमेंट का कहना है कि इसमें स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा और जो चोरी हो रहा है बिजली का उसको कंट्रोल में कर सकेगा करके कहना है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अरुणाचल में नया टेक्नोलॉजी भी आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा? आपको क्या लगता है? वो टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है। अभी उसको वो प्रीपेड वाला नहीं चाहिए। अभी आदमी लोग बोल रहे हैं वो बहुत माने पैसा जाता है बोलता है, और बहुत नंबर भी दबाना है बोलता है। बुरा लोग को कौन आप लोग दिखाएगा? हर घर में जाके उसको नंबर आप लोग कर देगा। हम लोग तो नहीं सकता है, और उसको नंबर नहीं दबा नहीं सकने वाला बहुत है, उसको क्या करेगा? कोने में जाके हर घर में जाके आप लोग कर देगा क्या? वैसे आप अभी तक प्रीपेड मीटर लगाया नहीं? नहीं लगाएगा, और लगाया भी नहीं, और लगाने नहीं देगा। आप अरुणाचल में देख रहे हैं कि हर सेक्टर में, हर गली में, हर वार्ड में इसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें खामियां क्या है, क्यों इसको ऑब्जेक्ट किया जा रहा है? उसको देखिए, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक तो इनोसेंस है उन लोग को, एक तो उन लोग के ये नया टेक्नोलॉजी है, और नया टेक्नोलॉजी में उसको ये उन लोग मतलब एप्रीहेंशन है उन लोग का, एक तो है वो तो हम भी समझ रहे हैं। लेकिन और कोई जैसे हम जो अभी मेरा ये पी सेक्टर को नहीं बोल के बाकी जगह में जो ऑब्जेक्शन शुरू किया उसमें हमारा डिपार्टमेंट का लॉसेस बहुत ज़्यादा है। जहाँ लॉसेस ज़्यादा है उसमें ऑब्जेक्शन ज़्यादा है, जहाँ मतलब लॉसेस कम है, मतलब जो मीटर चल रहा था, अच्छा चल रहा था, उसमें जहाँ ये है उसमें ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन तो इतना नहीं आया। जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनका ये मानना है कि अरुणाचल जो है एक अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग स्टेट है, और ये प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम जो है वो डेवलप्ड स्टेट्स या फिर जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो कंट्री में इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से जबरन अगर इसमें नहीं किया जा रहा है तो ये कारण क्या है? उसमें तो देखो वो तो पॉलिसी मेथड हो गया ना, मैं तो पॉलिसी के मेथड में कोई मैं नहीं मार सकता हूँ। लेकिन एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2005 उसमें 100% मीटरिंग मैंडेटरी है। आप इधर में हम लोग इधर में अनमीटर कंज्यूमर लोग ज़्यादा कंप्लेन करता है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य के शहरी विकास विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को नियमों को बनाए रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पाते मारिक ने बताया कि यह पहला मौका है जब विभाग के द्वारा कर्मचारियों की स्किल्स और क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत शहरी विकास विभाग के 136 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 13 फरवरी तक चलने वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। पाते के मुताबिक
अक्सर लोगों को सरकारी कर्मचारियों से वक्त पर काम न करने की शिकायतें रहती है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने शिकायतों में कमी आने की उम्मीद जताई है। Administrative Training Institute is now undertaking a huge task of imparting various kind of training programs to the officials and officers of UD and Housing Department, Government of Arunachal Pradesh. It is a request program to department to ATI. The department has last year requested the ATI to conduct training programs for the entire department officers and officials of the UD department, covering accounts and finance matters, DDOs, power and functions of DDOs, and then cash and accounts handling, then all establishment matters, and on pension matters, and also computer related AutoCAD and Photoshop training programs. So despite the busy schedules, ATI has in principle agreed to carry out the program. So accordingly, initially the department was planning to train 206 officers of the department, but due to some fund constraints, now UD department is contemplating to train 132 officers of the department. Accordingly, the first phase of the training program, started yesterday, that is on 12th January 2015. Out of enlisted 334 participants, 26 has turned up yesterday, and which was inaugurated by the Chief Engineer cum Director UD, Engineer Taba Taider, and this will conclude on Friday 16th of this month. After that, the second batch, third batch, fourth batch, fifth batch, we have scheduled 5 batches. It will be conducted on 5 batches, including Deputy Director level, UDC, UPO Assistant, LDC, AUPO Draftsman, Architect Assistant, and Surveyor, comprising of all categories of the employees. So this is a very novel idea initiated by the Department of UD under the leadership of Engineer Taba Taider, Chief Engineer cum Director UD. And despite the shortage of manpower and time constraint, ATI has taken this risk to train all the employees of the department with a view to sensitize them all government rules and regulations. And this is a good beginning, and I should say that all the departments should follow this suit, so that all the departments are sensitized and they are well equipped with the government rules and regulations. पेरिस में हुए नरसंहार में फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली एब्दो के मारे गए पत्रकारों को श्रद्धांजलि देते हुए अगरतला में मंगलवार को रैली निकाली गई। रैली का आयोजन अगरतला प्रेस क्लब की तरफ से किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में पत्रकारों, कवियों और लेखकों ने हिस्सा लिया। रैली में मौजूद सभी पत्रकारों ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि मीडिया पर हमला लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर हमला है। वरिष्ठ पत्रकार समीर धर ने कहा कि किसी भी तरह के धार्मिक संप्रदाय, विचारधारा या सजा के नाम पर इस तरह के हमले करवाना मानव जीवन के खिलाफ है। आपको बता दें कि बुधवार को फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमले में 12 पत्रकारों की मौत हो गई थी। अगरतला से 85 किलोमीटर दूर धलाई जिले में मात्र 2000 रुपये के लिए माता पिता द्वारा अपनी 1 महीने की बच्ची को बेचने का मामला सामने आया है। धलाई जिले के रामपुर गांव में अरुण मजूमदार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। आजीविका चलाने के लिए अरुण को कड़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में एक और बेटी के जन्म लेने पर अरुण और उनकी पत्नी ने उसने बेचने का फैसला किया। महज 2000 रुपये के लिए अरुण और उसकी पत्नी ने अपनी 1 महीने की बच्ची को गांव के ही एक परिवार को बेच दिया। इस मामले पर जब अरुण और उसकी पत्नी से बात की गई तो उनका कहना था कि बेटी के बेहतर भविष्य के लिए उसे बेच दिया गया। लेकिन सवाल मसलन ये उठता है कि क्या बेटा पैदा होने पर भी उसे बेच दिया जाता? आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।